हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉर्ड क्लाइव एवं बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था। 1756 यानी कि प्लासी के युद्ध के बाद भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सबसे बड़ी शक्ति बनकर के उभरी। बंगाल में क्लाइव ने दोहरी शासन व्यवस्था स्थापित की, जिसके अंतर्गत जो उत्तरदायित्व था वो पूरा नवाब पर होता था, यानी कि जिम्मेदारियां नवाब की होती थी, लेकिन उसके पास पावर्स नहीं थी कि वो संसाधनों का इस्तेमाल कर सके या किसी भी तरीके की संधि या कोई अन्य डिसीज़न जो है वो ले सके। किसी भी प्रकार का निर्णय लेने का जो अधिकार था वो नवाब के पास नहीं था। और वहीं जो अंग्रेज़ थे उनके पास जिम्मेदारियां नहीं थी, लेकिन सारे के सारी जो पावर्स थी, शक्तियाँ जो थी वो पूरी अंग्रेज़ों के हाथ में थी। वो नवाब को जब चाहे जैसे चाहें जिस तरीके से चाहें नचा सकते थे। कंपनी की ओर से नियुक्त उप दीवान कंपनी के लिए राजस्व एकत्रित करते थे। राजस्व का कुछ भाग जो है वो कंपनी प्रशासन पर व्यय कर शेष राशि ब्रिटेन भेज दी जाती थी। और साथ ही साथ जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इस बात की भी मांग रखी कि जो नवाब का कोर्ट है यानी कि दरबार जो है उसमें एक ब्रिटिशर्स जो है उसके लिए भी स्थान दिया जाए, यानी कि वो भी वहाँ पर रहे और बाकी जो गैर ब्रिटिशर्स हैं यानी कि गैर अंग्रेज़ जो हैं वो उनको निकाल करके बिल्कुल बाहर कर दे। इस प्रकार क्या हुआ, बंगाल का जो धन था और एक सेना जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा जो सेना थी वो भी नवाब के दरबार में रखी गई और उस सेना का खर्च जो था वो पूरा नवाब उठाता था। इस तरीके से धीरे धीरे करके देश से जितना भी धन था वो सारा बाहर जाने लगा। वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, 1772 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर जब वो भारत आया, उसने 1774 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल बनकर बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था का अंत कर दिया। उसके बाद आता है मैसूर विजय। वॉरेन हेस्टिंग्स के उत्तराधिकारी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने पूर्ववर्ती द्वारा रखी गई नींव को मजबूत किया, उसे शांति की नीति का पालन करने की हिदायत दी थी, किंतु वह मैसूर के विरुद्ध युद्ध करने से स्वयं को रोक नहीं सका। मैसूर में हैदर अली और उसका बेटा जो था टीपू सुल्तान बढ़ती हुई शक्ति के कारण प्रदेश में अन्य प्रतिद्वंदी दलों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। हैदर अली और टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों को भारतीय शासकों के विरुद्ध खतरनाक षड्यंत्रकारी समझते थे। कॉर्नवालिस के भारत आगमन के पूर्व ही प्रथम और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े जा चुके थे। ठीक है, अतः कॉर्नवालिस का काम उन युद्ध को निर्णायक स्तर तक पहुंचाना था। टीपू की फ्रांसीसी तथा तुर्कों से सहायता मांगने की नीति ब्रिटिश हितों के विरुद्ध तथा खतरनाक थी। सन 1789 ईस्वी में जब टीपू ने त्रावणकोर के छोटे से राज्य पर आक्रमण किया तो कॉर्नवालिस ने टीपू पर आक्रमण कर दिया और मराठों और निज़ाम ने भी अंग्रेज़ों का साथ दिया। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वो 2 वर्षों तक चला और टीपू के लिए दुश्मनों की संयुक्त सेनाओं का सामना करना मुश्किल हो गया। परिणाम क्या हुआ, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई 1792 ईस्वी में और उसे विवश होकर उस संधि को मानना पड़ा और उस संधि के अंतर्गत उसे अपने आधे क्षेत्र और 30 लाख पाउंड युद्ध के हर्जाने की राशि भी भरनी पड़ी। इसके अतिरिक्त उसे सहायक संधि स्वीकार करनी पड़ी, किंतु उसने अस्वीकार कर दी। उसने सहायक संधि जो थी उसे करने के लिए विवश किया गया था, लेकिन उसने वो स्वीकार करने से साफ साफ मना कर दिया। उसने फ्रांसीसियों की सहायता से अपनी सेनाओं को आधुनिक बनाने की कोशिश की और अंग्रेज़ों ने शत्रुतापूर्ण कार्रवाई माना। अंग्रेज़ जो थे वो ये समझ गए कि जो टीपू सुल्तान है वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध होता जा रहा है, इसीलिए उन्होंने क्या किया, 1799 ईस्वी में चौथा मैसूर युद्ध लड़ा। टीपू सुल्तान चौथे मैसूर युद्ध में हार गया और लड़ाई में मारा गया। मैसूर राज्य के एक बड़े भाग को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया और एक छोटा सा भाग जो बचा वो निज़ाम को मित्रता के प्रतीक के रूप में दान दे दिया गया। शेष पूर्ववर्ती हिंदू राजा के अवयस्क पुत्र को दे दिया गया, जिसे सहायक संधि को स्वीकार करने पर सिंहासन पर बिठाया गया था। यानी कि जो थोड़ा बहुत राज्य बचा था जब वो उसको दिया गया तो उससे बदले में सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवा लिए गए। और मैसूर विजय अंग्रेज़ों की सबसे बड़ी सफलता थी, जिसका अपार सैन्य और वित्तीय महत्व था। उसके बाद आता है एंग्लो मराठा युद्ध। प्रथम मराठा युद्ध का प्रारंभिक कारण
अंग्रेज सरकार का मुंबई में मराठों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना था। जो मराठास थे उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि जो अंग्रेज़ हैं वो उनके आंतरिक मामलों में दखल दें, लेकिन जो अंग्रेज़ थे वो उनके आंतरिक मामलों में दखल देते थे। दूसरा कारण ये था कि जो माधवराव द्वितीय और रघुनाथ राव के मध्य सिंहासन के उत्तराधिकारी को लेकर के जो बहस चलती रहती थी, इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध में मराठों की हार हुई, जो कि 1802 से 1804 तक चला था। इसके बाद अंग्रेज़ों ने उड़ीसा और गंगा यमुना के मध्यस्थ यानी कि बीच का जो क्षेत्र था उस पर अपना नियंत्रण कर लिया। और तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध 1803 से लेकर 1805 में मराठा शक्तिहीन हो गए। इस विजय ने अंग्रेज़ों को भारत में सर्वशक्तिमान बना दिया। चौथे एंग्लो मराठा युद्ध में मराठों का पूर्णतः सफाया हो गया। ठीक है, जब चौथा एंग्लो मराठा युद्ध हुआ तो उसमें जो मराठास थे वो पूरी तरीके से नष्ट हो गए। ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1767 ईस्वी से 1805 ईस्वी की अवधि में एक बड़ी शक्ति बनकर उभरी, जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अनेक लाभप्रद सुधार किए। इनके उत्तराधिकारी लॉर्ड वेल्लेस्ली ने उनकी नीतियों को आगे बढ़ाया। वेल्लेस्ली ने 3 बिंदुओं वाली प्रणाली अपनाई, जिसमें एक सहायक संधि थी और इसके अंतर्गत उसने गायकवाड़ ने सहायक संधि कर ली। सिंधिया और भोसले जो आपस में मिले हुए थे, दोनों को पराजित कर उनसे भी सहायक संधि के लिए विवश किया गया। और सहायक संधि कोई नया विचार नहीं था। भारतीय शासकों के लिए यह पहले फ्रांस के गवर्नर डुप्ले द्वारा लाया गया था। इसके अंतर्गत कोई भी भारतीय शासक अपने राज्य में ब्रिटिश सेना को रख सकता था और उसका खर्चा वहन करना पड़ता था। इसके बाद नागपुर के भोसले और ग्वालियर के सिंधिया ने 1803 ईस्वी में इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए और सन 1805 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक अंग्रेज़ों ने अपना साम्राज्य दक्षिण पूर्व एशिया तक भी फैला दिया। जावा, सुमात्रा जो डच के अधीन थे उन्होंने अपने कब्जे में कर लिए। सिंगापुर और मलाया द्वीप पर भी अपना नियंत्रण कर लिया। भारत में अपना विस्तार सतलुज नदी तक फैला दिया, जिसमें लॉर्ड हेस्टिंग्स की खास भूमिका रही। एंग्लो सिख युद्ध की अगर हम बात करें तो अंग्रेज़ों ने 1800 ईस्वी में पंजाब की ओर बढ़ना शुरू किया और यह एक स्वतंत्र राज्य था जिसका शासक रणजीत सिंह था। सन 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता आ गई, यानी कि उसके बाद के जितने भी शासक हुए वो सब कमज़ोर हो गए, जिसकी वजह से जो सिख साम्राज्य जो था वो कमज़ोर होता चला गया और इस कमज़ोरी का फ़ायदा जो था वो अंग्रेज़ों ने उठाया, जिसके चलते उन्होंने 1845 ईस्वी में सिखों पर आक्रमण कर दिया और इस युद्ध में सिखों की हार हुई। 1849 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने सिखों के दूसरे युद्ध में पंजाब पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया, यानी कि पूरी तरीके से अपना अधिकार कर लिया। अब अंग्रेज़ों का उत्तर पश्चिमी सीमा तक अधिकार हो गया। दलीप सिंह को पेंशन दे दी गई और उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया। अंग्रेज़ कोहिनूर अपने साथ अपनी महारानी को उपहार देने के लिए ले गए, जो आज भी उनके पास है। गोद निषेध अधिनियम। लॉर्ड डलहौजी द्वारा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी कि गोद निषेध अधिनियम लागू की गई, जिसके अंतर्गत क्या था कि यदि किसी राजा का कोई पुत्र नहीं होता है तो उसका जो राज्य है वो ब्रिटिशर्स जो है वो अपने राज्य में शामिल कर लेंगे, अपने क्षेत्र में शामिल कर लेंगे या अपने अधिकार में कर लेंगे। और यदि वो और साथ ही साथ वो जो राजा है वो किसी भी पुत्र को गोद नहीं ले सकता। सिंहासन पाने के अधिकार से वंचित रहना पड़ता था। डलहौजी ने हड़प नीति का अंतर्गत सतारा, जयपुर, संबलपुर, गोघाट, उदयपुर, झांसी और कर्नाटक के शासकों की जो उपाधियाँ थी उनकी उपाधियाँ भी छीन ली और पेंशन उन्मूलन के द्वारा उनको हड़प भी लिया। उसके बाद 1856 ईस्वी तक डलहौजी के गोद निषेध अधिनियम ने एक मुख्य भूमिका निभाई, परंतु उसी समय बड़ी संख्या में लोग अंग्रेज़ों के दुश्मन बन गए और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध खड़े होकर लड़ने का आधार उत्पन्न हो गया। तो ये था भारत पर ब्रिटिश शासन की स्थापना, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भारत पर किस प्रकार अपना साम्राज्य स्थापित किया।
That's all for today's. Thank you.